वणक्कम, नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। आज बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु उस नायक की जो लगातार एक असंभव सी स्थिति को संभावना में बदलने में लगा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भगवा लहराने का शपथ लिए के अन्नामलाई की। के अन्नामलाई, जिनको वहां के लोग सिंघम अन्नामलाई कहते हैं। सिंघम अन्नामलाई इसलिए नहीं क्योंकि उनका वास्ता कोई तमिल फिल्म से या फिल्मडम से। स्टारडम की पूजा होती है तमिलनाडु में, सब कोई जानते हैं। रजनीकांत वहां के सबसे बड़े नायक हैं, जिनको तमिल की जनता ने इतना ज्यादा एक्सेप्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भी उसे एक्सेप्ट करने लगे। उनके राजनीति में आने की बात कई बार हुई, नहीं हुई, बीमार होने की वजह से, एक उम्र की होने की वजह से उन्होंने उस राजनीति में आने की संभावना को रोक लिया। लेकिन स्टारडम की बात जब है, कि अन्नामलाई की बात जो कह रहा हूं, तो आपको बता दूं ये 2011 बैच के आईपीएस अफसर हैं और उडुपी वगैरह कर्नाटक कैडर का आईपीएस अफसर थे। और उडुपी वगैरह जो बॉर्डरिंग स्टेट है तमिलनाडु का, वहां के एसपी होते थे। और जो सिंघम फिल्म जिस अंदाज से, अपने हिसाब से जिस ढंग से सिंघम फिल्म में नायक करता है परस्पर मीटिंग के लिए, उस अंदाज में अपना काम करते रहे। और कहते हैं 8 साल की नौकरी के बाद इन्होंने 2019 में वीआरएस ले लिया। और वीआरएस किस लिए लिया? उनकी मुलाकात हुई अमित शाह साहब से, गृह मंत्री थे। उनके प्रभाव में आकर उस मुलाकात में उन्होंने वीआरएस लिया और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। और ये शपथ लिया कि तमिलनाडु जो एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक असंभव वाला राज्य है, वहां संभावना पैदा करेंगे कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, विधानसभा में भगवा झंडा लहराना शुरू हो जाए। इससे पहले ऐसा कोई उम्मीद नहीं थी। बार बार भारतीय जनता पार्टी प्रयोग करती थी, प्रयोग में विफल रहती थी। 2021 की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने 4 सीटें जीती। जानते उस वक्त कौन था भारतीय जनता पार्टी कमान संभाल रहा? यही सिंघम अन्नामलाई साहब थे। आज 41 साल इनकी उम्र है। खुद चुनाव हार गए थे 2021 का, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन करके इन्होंने एक माहौल बनाए रखा, एक रिदम बनाए रखा। खुद विधायक नहीं रहे, लेकिन 4 विधायकों के हवाले उसको इतना कंटेंट देते रहे कि विधानसभा के अंदर इन भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के चहलकदमी से लगता रहा कि हाँ, तमिल धरती पर भी भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। इनकी जनसभाओं में जिस अंदाज से ये भारत सरकार के खिलाफ अटैकिंग मोड में होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहे होते हैं, राष्ट्रीयता की पैरवी करते होते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पैरवी कर रहे होते हैं, उसके फायदे गिना रहे होते हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी को पूरे तमिलनाडु में अपने पैर फैलाने में मदद मिली। आज की तारीख में हर जिला में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, जिला अध्यक्ष है, प्रखंड लेवल पर कई कार्यालय हैं। इसके पीछे सारा स्टेज आता है इस यंग लड़के को, जो 41 साल में जो उम्र है, और वो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये सब कुछ कर गए। और जो अटैकिंग अंदाज होता है इन पर, जैसे कि जहां वहां की राज्य सरकार है, एमके स्टालिन सरकार पर उनके भ्रष्टाचार को जिस तरीके से उंगलियों पे गिनाते हैं, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की ओर से तमिलनाडु में पसरे वंशवाद के खिलाफ ये हमला कर रहे होते हैं, खास करके जो करुणानिधि का परिवार है, पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि जो एमके स्टालिन साहब के पिता थे, उनके परिवार के बारे में कहते हैं उनके कम से कम 11 बच्चे हैं और सबके सब राजनीति में है। अलगिरी साहब जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, सबसे बड़े भाई हैं एमके स्टालिन के, कहते हैं जीते जी करुणानिधि को अपने इन बच्चों के बीच में अपने उत्तराधिकार को स्थापित करने में उसी संघर्ष का सामना करना पड़ा जिस संघर्ष का सामना अभी बिहार के पॉलिटिक्स में लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। बिहार के पॉलिटिक्स में ये तय नहीं हो पा रहा है तेजस्वी ही उत्तराधिकारी होंगे या तेज प्रताप होंगे या रोहिणी आचार्य होंगी या राज्यसभा सदस्य रही, लोकसभा सदस्य रही मीसा भारती होंगी, कौन होगा? इसमें खुद ही उलझ के रह जाना पड़ रहा है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को। यही स्थिति थी जब एम करुणानिधि दुनिया से जा रहे थे, तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ये बनाया कि उनका उत्तराधिकार यही एमके स्टालिन साहब लेंगे। और अब एमके स्टालिन की ओर से लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि एमके स्टालिन का जो पुत्र है उदयनिधि, जिनका काफी कारोबार है वहां पर, वहां के बिल्डर लॉबी में काफी प्रभाव है, उनको ये उत्तराधिकार सौंपना चाहते हैं। इस बार इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं लोगों के बीच कि अब एमके स्टालिन का उत्तराधिकारी करुणानिधि के पोते उदयनिधि होंगे। अब तक कितना हो पाता है इस बार के चुनाव में, ये कोशिश है। जो चुनाव मार्च अप्रैल में होना है प्रदेश का चुनाव, लेकिन इस बात को इस अंदाजे परिभाषित करते हैं अपने मंच से कि अन्नामलाई झुमा देते हैं लोगों को, भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराना शुरू हो जाता है। और इस बार पूरी कोशिश है कुल मिलाकर के ए अन्नामलाई साहब की कि भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव में मौजूद हो, इतनी कारगर मौजूदगी हो कि जो अगला लोकसभा चुनाव हो उसमें कुछ मजबूत सीटें, कहते हैं 49 सीटें हैं कुल मिलाकर के, 39 सीटें हैं तमिलनाडु से लोकसभा की सीटें। लोकसभा उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी गिन ही नहीं पाती अपने पास,
एक भी जीतने की गुंजाइश नहीं होती। तो आने वाले लोकसभा चुनाव, ना सिर्फ विधानसभा में बल्कि आने वाले लोकसभा चुनाव में मजबूत दखल के साथ भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु से भी कुछ सीटें ले जाए, इसका इंतजाम कर रहे हैं के अन्नामलाई। के अन्नामलाई, जैसा कि हमने कहा, स्टारडम का स्टेट है ये। स्टारडम का स्टेट होने के नाते क्या हुआ है, कन्नूर की एक जनसभा, जो एक्टर थलपति विजय का सम्मेलन था, उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी वहां लॉन्च कर रखी है जो शार्प अटैक करती है भारतीय जनता पार्टी पर, केंद्र सरकार पर, नरेंद्र मोदी को इतने तल्ख निशाने पर रखती है कि कई बार उनके निशाने की वजह से कमजोर महसूस किए जाते हैं एमके स्टालिन। एमके स्टालिन जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं विजय साहब, विजय थलपति साहब, वो तो मिले हुए हैं जी मोदी जी से, कहने को है मोदी अगेंस्ट है, डीएमके एनडीए के पार्ट रही थी और मौका मिलते ही एनडीए में चले जाएंगे, इसलिए उनको वोटिंग करे जो एंटी मोदी वोट है, एंटी बीजेपी वोट है, इस बात को, क्योंकि उनका कहना है कि मदद कर रहे हैं। ये वहां एक मामला चला हुआ है मंदिर में दीप जलाने का मामला, वहां कार्तिकेय मंदिर में दीप जलाने के मसले को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जिन जज ने दिया है उनके इम्पीचमेंट को का मामला चल रहा है। तो कहते हैं कि एमके स्टालिन ने इसे तुल दे रखा है सरकार ने, और इसका फायदा किसको, भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। ये कहना किसका है, थलपति विजय का, जो स्टारडम अंदाज में भारतीय जनता पार्टी का तलखी के साथ विरोध कर रहे हैं। कहते हैं कि ये डबल अटैक है एमके स्टालिन पर, या डीएमके पे, खासकर एमके स्टालिन की जब बात कर रहा हूँ, नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूँ, जो धुर हिंदी विरोध पर आधारित पार्टी है, जो उत्तर के विरोध पर आधारित पार्टी है, तमिल अस्मिता के आधार पर स्थापित पार्टी है तमिलनाडु के पॉलिटिक्स में, उस पर थलपति विजय इसलिए अटैक करते हैं कि आप तो मिले जुले हैं जी भारतीय जनता पार्टी से। जाहिर तौर पे जो वोट परसेंटेज आता है डीएमके को, जिसके हवाले से कहते हैं 155 सीटें मिली हुई हैं तमिलनाडु विधानसभा का अंदर में फिलहाल डीएमके को, और डीएमके अलायंस वाले जो यूपीए है उसे मिला हुआ है। ये सीटें 234 सीटों वाली विधानसभा है, जिसमें महज 4 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इन 4 विधायकों के सहारे जो के अन्नामलाई है तिलस्म पैदा कर रहे हैं, कुल मिलाकर रिदम पैदा किए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो वहां जो वोट होगा, उस वोट में स्पष्ट डिवीजन करने की स्थिति में आ गए हैं थलपति विजय। तो उस सूरत में इस बार डीएमके अपने जीत के सफर को दोहरा पाएगी, इसकी गुंजाइश कम लग रही है। और इस गुंजाइश के कम के पीछे एक और बड़ी वजह है, जो ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नीत कड़गम है, अन्ना द्रविड़ मुन्नीत का AIADMK, जयललिता की पार्टी है, उसमें पिछली बार 2021 के चुनाव में विघटन था, काफी विवाद था, उस विवाद को शॉर्ट आउट किया है AIADMK ने इस बार। और जब 2026 में मार्च अप्रैल विधानसभा चुनाव में जा रही है AIADMK, तो कह रहे हैं अलाइनमेंट उसका भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार इतना मधुर है कि सीटों का बंटवारा भी लगभग तय है। एक अच्छे परसेंटेज में सीटों 50-50 का मामला होगा, 60-40 का होगा, क्या होगा, ये सब सीट पे बैठ के तय की जा चुकी हैं कि क्या अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी को अच्छे सीटों दिलवाएंगी इस अलायंस के अंदर में, दिलाने जा रहे हैं। एनडीए का जो अलायंस हो रहा है AIADMK और भारतीय जनता पार्टी का, और AIADMK भी अपने हिसाब से जो तमाम विवाद थे उसको सुलझा करके और एक एंगल पे काम कर रही है, और डबल अटैक है डीएमके पर। इसलिए आप एंटी बीजेपी जो वोट हो सकता है, यूपीए के सहारे जो एंटी बीजेपी वोट के आधार पर वो जीते चले आ रहे हैं, उसके डिवीजन का काम कर रहे हैं थलपति विजय। थलपति विजय स्टारडम वाला स्टेट है, लोग बहुत सुनते हैं। जान दे के विकर्डुल रैली में जिस ढंग से भगदड़ हुई, 11 लोगों की मौत हुई, तो जान दे देते हैं लोग नायकों के आवाज पर। पूरा इतिहास रहा है तमिलनाडु का कि नायक के सहारे ही, हीरो के सहारे ही, MD रामचंद्रन की कहानी अपने आप में है, जयललिता की कहानी वहां पर है, M करुणानिधि जो सबसे बड़े नायक थे, वो खुद भी स्क्रिप्ट राइटर थे फिल्मों के, MGR के फिल्मों के स्क्रिप्ट राइटर थे। कहते हैं वो 2 दोस्त हुआ करते थे। डीएमके की पॉलिटिक्स वहां शुरू हुई, बाद में जब बुरा लगा, उपेक्षित महसूस करने लगे अपने हिसाब से MG रामचंद्रन, तो उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नीत कड़गम। अन्ना दुरई की उपज है ये द्रविड़ पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी को जगह मिल जाती है या नहीं मिलती है, ये तो देखने वाली बात है, लेकिन ये इसकी जिद थामे बैठे हैं ये यंग IPS अधिकारी जो अन्नामलाई के नाम से मशहूर है। वहां कहा जाता है सिंघम अन्नामलाई। सिंघम अन्नामलाई जब बात आप करते हैं तब बात करते हैं उसी अजय देवगन के फिल्म के सिंघम वाले नायक की छवि की, जिसमें एक प्रॉस्पर्स रॉबिन हुड अंदाज में लोगों की मदद कर रहा होता है पुलिसिया छवि। तो ये एक्स IPS अधिकारी अन्नामलाई के सहारे भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि तमिलनाडु की राजनीति में भगवा लहराएगा। इस बार इसलिए लहराएगा कि राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिहाज से कोयम्बटूर की रैली हो, बाकी जगहों की रैली हो, जिस ढंग से लोग उमड़े चले आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में,
तमिलों के बीच ऐसा हो पाना लगभग असंभव सा था। और अब जो पैरवी कर रहे हैं कि अन्नामलाई भारतीय जनता पार्टी के वहां के राजनीति में, उनको कहना है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आपको मंजूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं मंजूर है? राष्ट्रीय पार्टी, अगर उत्तर भारतीय के नाम पे कोई विरोध होना है तो कांग्रेस पार्टी का भी उतना ही विरोध होना चाहिए जितना भारतीय जनता पार्टी। तो भाई यूपीए के अंदर एआईडीएमके के अंदर डीएमके के साथ आ रही कांग्रेस पार्टी आपको मंजूर है, लेकिन एनडीए के साथ आने वाली भारतीय जनता पार्टी आपको क्यों नहीं मंजूर है, जो कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, राष्ट्रीय उत्थान की बात करती है, बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी की बात करती है। तो उससे विरोध क्यों? आपको भगवा से विरोध क्यों? ये बात बड़े कायदे समझा रहे हैं पेरियार के जमीन पर के अन्नामलाई, और एक आधार बनता जा रहा है। खासकर विधानसभा के अंदर जो 4 विधायक हैं, पिछले 5 साल में जो परफॉर्मेंस किया भारतीय जनता पार्टी की इन विधायकों ने, के अन्नामलाई के दिए गए इनपुट्स के आधार पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये 4 मिलकर जिस ढंग से स्टालिन के पार्टी सरकार की अर्थी उठाते रहे भ्रष्टाचार की, वो लाजवाब रहा है। उस परफॉर्मेंस के आधार पर इस बार उम्मीद की जा रही है कि एनडीए ताकतवर तरीके से इस बार के तमिलनाडु में प्रवेश करने वाली है, और अगर कोई बड़ा चमत्कार हो जाए तो सारा श्रेय आपको देना पड़ेगा इसी की अन्नामलाई को, जो सिंघम अन्नामलाई कहे जा रहे हैं। फिलहाल 41 साल की उम्र है इनकी, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। कहते हैं जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनकी 4 साल बड़ी उम्र है इनसे, 45 साल के हैं वो, जबकि बहुत यंग कहे जा रहा है, उससे भी यंग है ये, और उससे भी मारक है। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक प्लान बी ये भी था कि अन्नामलाई के हवाले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी कर दी जाए, ताकि दक्षिण के राज्य जो अब तक अछूते हैं भारतीय जनता पार्टी से, खासकर तमिलनाडु और केरल, पांडिचेरी, जहां सब चुनाव हो रहा है इस बार, इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को लिया जाया जाए, ये कहते हुए कि देखो तमिल व्यक्ति या दक्षिण का व्यक्ति ही हमारा नायक है, हमारा हीरो। तो फिलहाल उससे ज्यादा बेहतर विकल्प मिल गया भारतीय जनता पार्टी को नितिन नवीन के नाम पे, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में जाना है, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तैयारी भी करनी है, और दक्षिण के राज्यों में प्रसार के लिए अपने हिसाब से कि अन्नामलाई कम से कम तमिलनाडु में मजबूती से खूंटा गाड़े पड़े हैं। तो देखना है इनका कोई चमत्कार होता है या नहीं, भगवाकरण हो पाता है या नहीं इस पेरियार स्वामी के जमीन का कि अन्नामलाई के नेतृत्व में। और ये चाणक्य की जो सोच है गृह मंत्री अमित शाह और जो प्रयास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके जरिए ये चमत्कार क्या ही, किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, एक असंभव की बात को संभव कर देने वाली बात होगी अगर मजबूती से वहां तमिलनाडु की सरकार में इस अप्रैल मार्च के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी वहां एआईडीएम के सारे प्रवेश कर जाती है। तो फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार। नमस्कार, वणक्कम।